हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जो अपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन है या विलियन किसे बोलते हैं, विलियन के प्रकार। ठीक है, अब विलियन के लिए अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एक सांद्रता, और सांद्रता के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला है अपना सांद्रता। तो सांद्रता देखो स्टूडेंट किसे बोलेंगे, तो सांद्रता अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी विलियन के अंदर कितना सोल्यूट है, कितना विलेय घुला हुआ है, वही क्या होती है, सांद्रता होती है। तो उसको लिख लो आप, किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब सांद्रता के लिए कुछ पद दे रखे हैं, सांद्रता की इकाइयां दे रखी है, वो कौन कौन सी सांद्रता निकालने के लिए, तो इसमें लिख लो आप, सांद्रता निम्न इकाइयों द्वारा निकाली जाती है। वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है भार प्रतिशत, इसको W/W% भी बोलते हैं। दूसरी है भार आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं W/V%। थर्ड है आयतन प्रतिशत, थर्ड है आयतन प्रतिशत, इसको V/V% बोलते हैं। फोर्थ है मोलरता, जिसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। फिफ्थ पे है मोललता, जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। और सिक्स्थ लिख लेना आप नॉर्मलता, जिसको n से दर्शाते हैं। तो ये सांद्रता के पद हैं, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मलता इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अपन को pH भी पढ़नी है। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे फर्स्ट पे है भार प्रतिशत, इसको बोलते हैं W/W%। देखो भार प्रतिशत, परसेंट निकालते हैं 100 में से, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि 100 भार दे रखा है ना, 100 ग्राम भार, किसमें, ग्राम में। 100 ग्राम किसी विलियन में कितना विलेय घुला हुआ है, वही क्या कहलाता है, भार प्रतिशत। तो लिख लो आप, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, भार प्रतिशत कहलाता है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो भार प्रतिशत, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, भार प्रतिशत को निकालते हैं विलेय का भार बटा विलियन का भार, विलियन का भार। परसेंट निकालेंगे तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से इसको गुणा करते हैं, तो भार परसेंट इससे निकल जाएगा। ठीक है, और इसी को W/W% भी बोलते हैं। एक चीज याद रखना आप, अगर फॉर्मूले के अंदर सिर्फ भार आ रखा हो, आयतन नहीं आ रखा, तो भार के ऊपर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज लिख लेना, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज याद रखना आप, तापमान का प्रभाव वहां पे पड़ेगा जहां पे आयतन कहीं पे इन्वॉल्वमेंट में आ गया। किसी फॉर्मूले में आपको आयतन वर्ड दिख जाए, मतलब इस पे तापमान का प्रभाव आएगा। सिंपल सी बात है, बस ऐसे याद रख लेना। इसको उदाहरण के तौर पे समझे तो एग्जांपल है, जैसे देखो 10% W/W NaCl का जलीय विलयन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, ये जो 10% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, अर्थात 10 ग्राम NaCl, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, विलेय, जो क्या है, विलेय। 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ
उपस्थित है। तो आप भी समझ सकते हो इसको, 10% W/W NaCl का जलीय विलयन है। इसका अर्थ ये होता है कि 10 ग्राम कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम में। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, यदि 10 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलयन में उपस्थित हैं तो 12% क्या होगा? तो सिंपल है, 12% W/W% कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणा क्या करेंगे, 100। तो विलेय का भार कितना दे रखा है? देखो 10 दे रखा है, 10। विलयन का भार 80 गुणा में क्या है, 100। तो जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो 2 से कितने बार 4 बार कटा, 2 से कितने बार 50 बार कटा, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 25 बार। तो कितना आ रहा है, 25/2। और 25/2 को आप क्या लिख सकते हो, 12.50% W/W, यानी W/W% कितना आ गया उसका, 12.5%। तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस ऐसे रखना होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म कौन सी है, बार आयतन प्रतिशत, यानी W/V%। तो भार आयतन प्रतिशत क्या होगा, देखो इधर सेम उसके जैसे ही, नीचे V है वॉल्यूम, तो आयतन ले लेते हैं। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा W/V% कहलाती है, यानी भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सीधा लिख देता हूं मैं। W/V% के लिए विलेय का भार बटा विलयन का आयतन, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो, मैंने बोला था अगर आयतन आ जाए तो तापमान का प्रभाव आएगा। इसमें आयतन आ रखा है तो इसमें लिख लेना तापमान से प्रभावित, लिख लेना बस, तापमान से प्रभावित। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे देखो 15% W/V NaCl का विलयन। तो NaCl का विलयन मतलब कुछ नहीं देर का हो तो जल मानना है, जल में घुला हुआ विलयन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात 15 ग्राम विलेय, जो क्या है NaCl, 15 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है, ऐसे लिख लेना 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे देखो 20 ग्राम NaCl यदि 80 ml विलयन में घुला है तो भार आयतन प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा आप निकाल सकते हो। देखो W/V% कैसे निकालते हैं, विलेय का भार
बटा विलियन का आयतन। विले का भार कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 बटे ये कितना है 80, गुणा कर देंगे परसेंट के लिए 100 से, तो ये कटा, ये 4 बार और ये 5, ठीक है। और 4 से ये कितने बार कटा 5 बार, तो कितना आ रहा है 25, तो 25%, 25% W/V, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट रखना है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है थर्ड, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं V/V%, V/V% बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो दोनों जगह आयतन आ रहा है, इसमें क्या लिखेंगे 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml यानी मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। दोनों जगह पे आयतन आ रहा है, तो ये डिपेंड करेगा तापमान पे, विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा गुणा 100। फॉर्मूले में दोनों जगह आयतन आ रहा है, दोनों जगह आयतन आ रहा है तो लिख लेना तापमान से प्रभावित, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो 10% अल्कोहल का जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थात 10 ml अल्कोहल 100 ml विलियन में उपस्थित है, यही हुआ मतलब उपस्थित है। सेम उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे ग्राम और ml चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। देखो 15 ml अल्कोहल को यदि 50 ml जलीय विलयन में मिलाया जाता है, या जलीय विलयन 15 ml अल्कोहल, ऐसे लिख लो आप, इसको ज़्यादा करेक्ट रहेगा। 15 ml अल्कोहल यदि 50 ml जलीय विलयन में उपस्थित है तो आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो V/V% क्या होगा, देखो 15/50 गुणा में 100, ये 0 से कटा, 5 से ये 2 बार, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 30% V/V, इसका आंसर आ गया। बस सिंपल और कुछ भी नहीं है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम मोलरता की। नेक्स्ट है मोलरता, 4th नंबर पे मोलरता, कैपिटल M से दर्शाते हैं। देखो इसकी पहले परिभाषा लिख लो, फिर मैं आपको सारा बता दूंगा कि कैसे निकाली जाती है। देखो इधर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है।
मोलरता कहलाती है। तो मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता का फॉर्मूला आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं, विलयन का आयतन v लिख दिया। अगर ml में दे रखा हो तो आपको ऊपर 1000 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा मोलरता का फॉर्मूला। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, मोलरता का मात्रक ये होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या इसी को लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आयतन आ रहा है तो मोलरता तापमान पे निर्भर करती है, लिख लेना मोटे मोटे अक्षरों में, आपके एग्जाम में पूछता है मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें अपन तो बस आयतन देखना, जहां आयतन आ गया वो तापमान पे निर्भर करेगी, अपन को और कुछ नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। आयतन जहां आ गया तापमान पे निर्भर नहीं आया नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो ये बात हुई किसकी, मोलरता की। मात्रक ध्यान रख लेना मोल पर लीटर होता है। अब इसमें आप बोलोगे गुरुजी मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोलों की संख्या अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। मोलों की संख्या की बात करें तो आ जाओ इधर। तो देखो सबसे पहले समझते हैं अपन मोल, मोल क्या होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो मोल का मतलब होता है 6 गुणा 10 की पावर 23 वस्तु, कोई सी भी, कुछ भी हो सकता है। आप अगर परमाणु बोले तो परमाणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आप अगर कोई कंपाउंड बोलो तो कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मोल का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी चीज, किसके बराबर, 6 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे, तो देखो आपने पढ़ा होगा एक दर्जन के अंदर कितनी चीजें होती है, 12। ऐसे ही एक मोल में कितनी चीजें होती है, 6 गुणा 10 की पावर 23, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी। याद रखना, एक मोल आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने बोला एक मोल पेन मतलब 6 गुणा 10 की पावर 23। अब आदमी का दिमाग इसलिए खराब होता है कि ये बहुत बड़ी टर्म है, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी बड़ी संख्या है तो मोल समझ भी नहीं आता। तो कुछ नहीं है, एक दर्जन में 12 चीजें होती है, एक मोल में इतनी चीजें होती है। आई बात समझ में, बस आपको ये समझना है। और इसको थोड़ा सा और ढंग से मैं समझाऊं तो देखो H2O की मैं अगर बात करूं तो H2O के एक परमाणु का अगर एक अणु का आप क्या लिखते हो, एक अणु का भार। तो एक अणु का भार, एक अणु सोचो कतई सिंपल छोटा सा, इसका होता है 18U। U होती है एक एटम को मापने की यूनिट, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। U होता है या होता है 18 AMU, सिंपल। अब 18U AMU छोटा सा मास होता है, एक अणु को तो देख नहीं सकते, तो फिर क्या किया गया, इस AMU को यहां से हटा दिया जाए, इस AMU को हटा दिया जाए, और इस AMU को हटाएं तो AMU का एक मान होता है, इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ये होता है एक AMU, ग्राम में होता है इतना। अब इसको आप यहां पे रखोगे तो ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई, इसको तो आप देख ही नहीं सकते, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो इस AMU को हटाया जाए तो इसका क्या करें अपन, अरे सीधी सी बात है ना, इसी संख्या में आप क्या करो, इसी का भाग दे दो जो हट जाएगी। भाई इस संख्या में मैं इसी का भाग दे दूं तो ये संख्या तो भाई इसी का भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कट जाएगा ऊपर नीचे और ग्राम बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी संख्या का इसमें भाग दे दे रहा हूं। देखो जैसे 18 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, ये था, मैंने लिख दिया। एक AMU की वैल्यू होती है, फिक्स होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है फिक्स होता है, ऐसे एक AMU की वैल्यू फिक्स होती है। अब इसको हटाना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसी का भाग दे दो आप। अब बोलोगे आप गुरुजी इसका भाग क्यों दे रहे हैं, अरे भाग इसलिए दे रहे हैं कि भाई तू इतने छोटे, ये 0.00000 माइनस 24 तक, मतलब 24 के बाद, पॉइंट के बाद 24 जीरो आ रही है, इतने से छोटे मास को तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं इस टर्म को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो इसी का भाग दे दो। इसी का भाग अगर आप दे रहे हो, चॉइस कर लेना यहाँ पे, इसी का भाग दे रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम
इंटू 167 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। ये जो 1 में आपने लिखा है ना, यही होता है 6 गुणा 10 की पावर 23। आप 1 में इसका भाग देके देख लेना, यही आएगा। तो यही आएगा। इसका मतलब है कि आपने 18 गुणा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6 गुणा 10 की पावर 23, इसको मैंने सोल्व कर लिया। ये ग्राम ग्राम ऐसा कैसा रह जाएगा? इन दोनों को आप अगर सोल्व करते हो तो इसका मान 1 आता है, तो 18 ग्राम हो जाएगा। यानी H2O 18 ग्राम कब आया? जब आपने उसको 6 गुणा 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई किया है। और 6 गुणा 10 की पावर 23 होता है ना, ये इसी को बोलते हैं 1 मोल। इसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। इसी को याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल बोला जाता है। यानी आपने जल के 1 मोल भार को प्राप्त करने के लिए कितनी संख्या से गुणा किया? 6 गुणा 10 की पावर 23। तो मैंने बोला ना 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6 गुणा 10 की पावर 23। अगर 1 दर्जन से ये प्राप्त होता तो 12 से गुणा करते, जबकि 12 से प्राप्त नहीं हुआ। ये कितने से हुआ प्राप्त? इतने से। तो कुछ नहीं करना, आपको जो परमाणु का भार दे रखा होता है या जो अणु भार दे रखा था एक अणु का या एक परमाणु का, उसको ग्राम में चेंज आप कर देते हो तो वही उसका 1 मोल बन जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी परिभाषा। देखो, इसकी परिभाषा में लिख देता हूं अणु भार की, है ना, अणु भार, क्योंकि ये अपने काम में आएगा। उसकी परिभाषा लिख देता हूं। देखो, 1 मोल अणु का ग्राम में भार अणु भार कहलाता है। अणु भार कहलाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं H2। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का भार 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो भार 2 होगा। तो मैं यहाँ पे 1 + 1 लिख रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को ग्राम में ले लेता हूं, दोनों को ग्राम में ले लेता हूं, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। तो ये 2 ग्राम जो आया है ना, ये इसके 1 मोल का भार आया है। 1 मोल H2 का भार। ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि यानी कि आप जो भी भार दे रखा हो उसको ग्राम में ले लो, वही उसका 1 मोल होता है। याद, ये चीज याद रखना, ठीक है। 1 मोल H2 का भार ग्राम में होगा, वो 2 ग्राम होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे ही O2 ले सकते हो आप। एक ऑक्सीजन का 8 ग्राम होता है, दूसरे ऑक्सीजन का उसका भी 8 ही होगा। तो कितना हो गया? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो आया है ये इसका अणु भार है, अणु भार। और ये जो 16 ग्राम है ये 1 मोल का भार है, 1 मोल का, ठीक है। तो 1 मोल का भार कुछ नहीं होता। जो भी परमाणु, जो भी अणु दे रखा हो आपको, तो कुछ नहीं करना होता। आपको जो भार दे रखा होता है उसको ग्राम में लिखना होता है। और भार कैसे लिखते हैं, मैंने आपको 20 तक के तत्व के लिए याद करने के लिए बोला था कि इनके जो अपन परमाणु भार लिखते हैं, या तो परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है या उससे 1 ज्यादा होता है, मैंने बताया था। बस वो परमाणु भार आपको याद रखना है। आई बात समझ में? मैंने यही लिखा है यहाँ पे। मैंने ऑक्सीजन के लिए बताया था ना, ऑक्सीजन 8 पे आता है। ऑक्सीजन अगर 8 पे आता है तो इसका जो परमाणु भार होगा इसका जस्ट डबल कर दो आप। 8 का जस्ट डबल कितना होता है? 16 होता है। तो 16 ही लिखा है मैंने इधर। सॉरी, कितना लिखा आपने? 8 8। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इसको तुम वो कर लेना। 1 का 16 होता है ना, 8 नहीं होता है, सॉरी, है ना। इसमें करेक्शन करना, इसको 16 करना, 8 याद रह गया। इसको क्या करोगे? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम, दूसरे का 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ये लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इसी का याद आ गया तो लिख ही लेना तुम। वो 8 लिखा हुआ आ गया था, पता ही नहीं दिया। तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, दूसरे का 16 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो अणुभार कितना हो गया? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 32 ग्राम होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही आपसे पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल है NaOH। अब आप कुछ मत करो, इनका जो भी परमाणु भार दे रखा होता है उसको ग्राम में लिख दो आप जोड़ के, वही अणुभार बन जाता है। सिंपल सी भाषा में बात करें अपन तो, ठीक है। तो देखो, सोडियम का 23 होता है, ग्राम में लिख दो। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ग्राम में लिख दो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ग्राम में लिख दो। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। और 40 ग्राम ही क्या हो गया? अणुभार। बस यही अणुभार होता है और कुछ नहीं होता अणुभार। इसको नोट डाउन करिए, फिर एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट है, देखो एक आध एग्जाम्पल और करते हैं।
H2SO4। तो H2SO4 में अगर आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, सल्फर 1 है, सल्फर का 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का 16 चक्कू 64 ग्राम, यही होता है। तो सबको जोड़ोगे तो 98 ग्राम। तो 98 ग्राम क्या हो गया इसका अणु भार। मतलब जो भी भार दे रखा होता है इनका जोड़ दो, सीधा अणु भार निकल के आता है, बस दिमाग नहीं लगाना। कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे कितना होता है, कैल्शियम का 40 ग्राम, कार्बन का कितना 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 3 का कितना 48 ग्राम। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 48 और 60, 60 और 40 100 ग्राम। ये क्या हो गया इसका अणु भार हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका अणु भार। अब बात करते हैं कि अणु भार का यूज कहां पे होगा। तो देखो मोलों की संख्या जो आप निकालोगे, मोलों की संख्या वो निकलती है भार बटे अणु भार से। किससे निकलती है, भार बटे अणु भार से। और भार बटे अणु भार मतलब W डिवाइडेड बाई mW। W का मतलब भार दे रखा होगा, mW मतलब उसका अणु भार होता है। तो मोलों की संख्या आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, आपके समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। देखो जैसे देखो मैंने पूछा है 9 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, तो आप कैसे निकालोगे। सिंपल सी भाषा में बात करें, मोल क्या होगा भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अभी मैंने बताया था भार कितना दे रखा है इसमें 9 ग्राम दे रखा है। अणु भार कैसे निकालोगे, देखो H2O, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 का 2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 18 ग्राम। तो जल का अणुभार कितना होता है 18 ग्राम होता है, याद रख लेना। तो 18, तो 9 18 कितनी बार 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल। सीधी भाषा में आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, तो 9 ग्राम यानी 18 से आधा कर दिया तो मोल भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो मोल भी क्या है आधा है, सिंपल भाषा में। ऐसे एग्जाम्पल की तौर पे बात करें अपन, जैसे देखो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या होगी, तो निकाल सकते हो भार बटे अणुभार। मोल कैसे निकालोगे, W डिवाइडेड बाई mW। W क्वेश्चन में दे रखा होता, कितना दे रखा है 200, लिख दो 200। इसका अणुभार अभी जस्ट बताया लास्ट 100 ग्राम होता है इसका अणुभार, निकाल लो आप। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन में 3 है तो 48 होगा, तो ये आएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, तो कितना आया 2 मोल आया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे 100 ग्राम में 1 मोल हो तो 200 में कितना होगा 2 मोल होगा, सिंपल सी भाषा में बात। ठीक है, तो मोल आपको ऐसे निकालना है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसी को अपन मोलरता के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो मोलरता, मोलरता का भी फॉर्मूला लिखवाया था, मोलों की संख्या n डिवाइडेड बाई, मोलों की संख्या n डिवाइडेड बाई v, किसमें ml में, और गुणा कितने से किया था 1000 से। अब n क्या होता है अभी मैंने बताया W अपॉन mW, भार बटे अणुभार। याद रख लो, गोटा मार लो। मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। कहां से है कैसे है कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला याद कर लो तुम। ठीक है, डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में आपको 11th क्लास की किताब पढ़नी होगी, उसमें है सारा सब कुछ। आपको उस इतना सा ध्यान रखना है, मोल कैसे निकालते हैं भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे फॉर्मूला रख देना W अपॉन mW इंटू 1000 और V किसमें ml। तो ये मोलरता आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा। देखो यदि 4 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में उपस्थित है तो विलियन की मोलरता क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो विलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता कैसे निकालते हैं। देखो मोलरता से पहले आप डाटा देखो क्या क्या दे रखा है। देखो W दे रखा है आपको 4 ग्राम, अणुभार आप निकाल लो किसका NaOH का, तो निकाल सकते हो ना, सबको ग्राम में जोड़ दो 40 ग्राम आएगा, भी करवाया था। आयतन दे रखा है कितना 250 ml, आयतन कितना दे रखा है 250 ml। तो आप फॉर्मूले में रख दो सीधा, फॉर्मूला क्या होता है मोलरता बराबर क्या होगा W अपॉन mW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V किसमें ml में, सब रख दो। भार कितना है 4,
बटे 40 इंटू बटे 250। ये कट रहा है 25 से कितने 4 बार, 4 से कितने बार 10 बार, ठीक है यही कटेगा। 25 से 4 बार कट गया वो, और 4 से 10 बार कट गया। 4 में 10 का भाग दोगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.4 एम। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसकी मोलरता कितनी आएगी 0.4 एम, या आप बोल सकते हो 0.4 मोल प्रति लीटर इसकी मोलरता आ जाएगी। इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। मैंने बोला था बस आप इनके बाहर याद कर लो, और गिने चुने के याद करने होते हैं, वही तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। इसको नोट डाउन करिए, बात करते हैं मोलरता की। नेक्स्ट टर्म है मोललता। देखो मोललता, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो। देखो याद रखना, 1 केजी विलायक, विलियन नहीं है यहां पे, बस यही समझने वाली बात है। 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक, यहां विलियन का कोई रोल नहीं है, विलायक की बात की जा रही है और केजी में बात की जा रही है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा मोललता, तो देखो स्मॉल एम से दर्शाएंगे इसको। मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या सेम उसके जैसा, बटा विलायक का भार, किसमें केजी में। अगर ग्राम में लेते हो तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे। तो विलय के मोलों की संख्या को एन से दर्शा रहे हैं। विलायक का भार बड़े डब्लू से दिखा रहा हूं, छोटे डब्लू से विलय का दिखाते, क्योंकि विलय छोटा होता है, कम मात्रा में होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, बड़े से दिखा रहे हैं उसको। अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूं यहाँ पे, तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से गुणा। तो मोललता की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन गुणा 1000 अपॉन डब्लू ग्राम। और अगर आप इसको ओपन करके लिखते हो तो मोल कैसे निकालते हो, भार बटे अणुभार, ये भार बटे अणुभार इनटू ये 1000 डिवाइडेड बाय ये डब्लू किसमें ग्राम में, ठीक है। ये तो विलायक का भार है, किसका भार है विलायक का भार, और ये डब्लू क्या है, ये है विलय का भार, किसका है विलय का भार। याद रखना ये बस ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं पे आयतन दिखाई दे रहा है तुम्हें, नहीं है तो इसमें लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछ रखा है 1 नंबर में। ये मोललता तापमान से अप्रभावित रहती है। मोलरता तापमान से अप्रभावित रहती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना तुम, ठीक है। क्योंकि इसमें आयतन नहीं आ रहा है, अगर आयतन नहीं आ रहा है तो इस पे तापमान का प्रभाव भी नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखो मोल, मोल तो खुद ही अपने आप में मात्रक है ना, मैंने आपको बताया 7 मोल मात्रकों में एक मोल भी आता है, पदार्थ की मात्रा निकाली जाती है मोल से, ठीक है। आई बात समझ में। तो मोल खुद मात्रक है, और अपन भार किस में ले रहे हैं, भार किस में ले रहे हैं केजी में। परिभाषा में ये है ना 1 केजी विलायक में, ये तो ग्राम में तो आपने चेंज कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन में क्या होगा केजी। तो मोल पर किलोग्राम केजी यही होगा, मोल प्रति केजी इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। देखो यदि दस ग्राम NaOH, यदि 10 ग्राम NaOH 200 ग्राम H2O विलायक में उपस्थित है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। सिंपल सी क्वेश्चन की बात करें, भार बटे अणुभार इंटू 100 डिवाइडेड बाय डब्लू किसमें ग्राम में, यही था। अब क्या क्या दे रखा है लिख लो, डब्लू दे रखा है कितना 10 ग्राम,
NaOH का MW अणुभार कितना होता है NaOH का? भाई विलेय का लिख रहे हैं ना अणुभार, तो विलेय क्या है? जो कम मात्रा में रहता है, विलेय यही है अपना NaOH, ये तो विलायक है, उसका तो ये लिखेंगे भार। ठीक है, तो कितना होता है? 40 ग्राम। अभी करवाया आपको, 40 ग्राम होता है। और अगर मैं बात करूं बड़े W की, तो ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 ग्राम। ठीक है, सब दे रखा है, रख दो इधर। तो क्या आएगा? देखो 10/40 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई कितना होगा? तो कट रहा है तो काट दो। ठीक है, तो ये 2 से कितने बार? 5 बार कटा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 50/40, यही होगा। तो 1 0 से 1 कट गया, 5/4। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 1.25 मोल पर केजी, या आप लिख सकते हो 1.25 स्मॉल एम। ठीक है, 1.25 स्मॉल एम का मतलब भी यही होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। बस इस सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नॉर्मलता की। नेक्स्ट है नॉर्मलता। तो देखिए स्टूडेंट, आपको नॉर्मलता में कुछ याद नहीं रखना, एक रिलेशन बताऊंगा मैं आपको, बस वो याद रखना है कि नॉर्मलता बराबर होती है किसके? मोलरता इनटू एन गुणांक के। अब आप बोलोगे गुरुजी एन गुणांक क्या है? तो इसको भी समझते हैं, इसको भी अपन समझते हैं एन गुणांक क्या है। तो एन बराबर क्या हो गया? एम इंटू एन गुणांक। अब एन गुणांक की बला को समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अम्ल और क्षार के लिए पढ़ेंगे क्योंकि अपन को पीएच पढ़ना है, बस वो इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन सीधी अम्ल के लिए, और इधर बात करते हैं अपन क्षार के लिए। तो एन गुणांक अम्ल के लिए जितने H+ देगा, भाई अम्ल किसे बोलते हैं? जो विलियन के अंदर H+ आयन दे। क्षार किसे बोलते हैं? विलियन के अंदर OH- आयन दे। तो अम्ल के अंदर H+ आयन की संख्या किसके बराबर होगी? H+ आयन की संख्या बराबर होगी एन गुणांक के। सिंपल सी बात है। ये किसके लिए? अम्ल के लिए। अब आप लोग गुरुजी इनके लिए, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? OH- आयन की संख्या, आयन की संख्या बराबर होती है किसके? एन गुणांक के। बराबर होती है किसके? एन गुणांक के। तो OH- के बराबर हो जाएगा। तो इसमें निकालो, देगा HCl कितने H देगा? एक ही H है, एक H+। तो एन गुणांक कितना? एक। एन गुणांक कितना? एक। H2SO4 कितने H देगा? 2 H देगा। 2 H, भाई 2 है ना इसमें H, तो 2 देगा। तो एन गुणांक कितना? 2 होगा। एन गुणांक कितना? 2 होगा। ऐसे ही क्षार के लिए मैं बात करूं तो NaOH कितने OH? एक OH देगा। एक OH देगा तो एन गुणांक कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कितने OH? 2। तो 2 OH दे रहा है तो एन गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं रखना आपको। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इसलिए बताया था क्योंकि मेरे को आगे पीएच पढ़ाना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बात करते हैं अपन सीधे पीएच की। अब डायरेक्ट बात करते हैं अपन पीएच, इसकी बात करते हैं पीएच। तो पीएच कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसके लिए अपन बात करते हैं। पीएच जो स्केल दिया था वो सोरेनसन साइंटिस्ट उसने दिया था। तो पीएच के फॉर्मूले की डायरेक्ट में बात करूं तो वो क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता। आपको याद रखनी है, यहां सांद्रता रखनी है आपको नॉर्मलता के फॉर्म में। किस में रखनी है? नॉर्मलता में। सांद्रता नॉर्मलता में रखनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना आप। और नॉर्मलता में कैसे रखोगे? अगर मोलरता दे रखा है तो, मोलरता दे रखा है तो आपको पता है नॉर्मलता होती है मोलरता गुणा एन गुणांक, सीधा एन गुणा। एन गुणांक कैसे निकालोगे? अम्ल दे रखा है तो H+ की संख्या, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये पीएच H+ आयन की सांद्रता से निकल जाएगी। अब एसिड के लिए तो H+ मिल जाएंगे, बेस के लिए H+ कहां से लाओगे? तो एक रिलेशन और होता है, वो चीज याद रखना। जैसे पीएच निकलती है वैसे POH निकलती है, माइनस लॉग यहाँ पे OH- आयन की सांद्रता होती है। ये क्षार के लिए है। अब क्षार के लिए पीएच कैसे निकालोगे आप?
तो क्षार के लिए पीएच निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, ये चीज याद रख लेना भाई। क्षार के लिए आप पीओएच निकाल लोगे, पीओएच को यहां पे रखोगे, 14 में से माइनस कर देना, वो उसकी पीएच आ जाएगी, जो सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले में यहां पे बता रहा हूं आपको, एक तो आपको ध्यान रखना है log 2 का फॉर्मूला होता है कितना, सॉरी log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, ये चीज याद रखना। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीएच आप तभी निकाल पाओगे, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले में यहां पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं साइड में, देखो log a इंटू बी अगर आ रखा है तो उसको आप किस में ओपन करोगे, log a प्लस log b, आपको मैथमेटिक्स में सर ने पढ़ाया होगा, log a प्लस log b में ओपन होता है, ठीक है। और अपने यहाँ पे सांद्रता की टर्म जो आएगी वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, कैसे आपको करनी है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आगे हैं पीएच स्केल की बात करते हैं अपन थोड़ा सा, पीएच स्केल, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें अपन। देखो पीएच स्केल के अंदर अपन तीन चीजें देखते हैं कि पीएच का मान 0 है, पीएच का मान 7 है, पीएच का मान 14 या 14 है, ठीक है। देखो इधर 7 से पहले, 0 से लेके 7 से पहले यानी 6.99 तक अम्लीय मान रहता है, क्या रहता है, अम्लीय रहता है वो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट 7 की, एग्जैक्ट 7 की मैं बात करूं तो इस जगह पे रहता है ये उदासीन, कैसा रहता है, उदासीन। पीएच 7 का मतलब है उदासीन। और अगर 7 से आप आगे बढ़ोगे तो ये रहता है क्षारीय, कौन सा रहता है ये, क्षारीय, ठीक है। तो पीएच अम्लीय होगी कब, जब पीएच का मान क्या रहेगा 7 से, जब पीएच का मान क्या रहेगा, पीएच का मान 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वो अम्लीय होगा। पीएच बराबर 7 हो गया तो वो उदासीन, पीएच का मान 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ये इस तरीके से पीएच स्केल डिवाइड किया हुआ है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर पीएच कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो अम्ल की कंसंट्रेशन दे रखी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी होगी, याद रख लेना बस, मतलब अम्ल की सांद्रता ही H प्लस की सांद्रता होगी, सांद्रता होगी, लेकिन किस में, नॉर्मलता में, याद रखना नॉर्मलता में, मोलरता में ले लोगे तो नहीं होगी, नॉर्मलता में होगी, ठीक है। नॉर्मलता जो भी दे रखी हो वो H प्लस आयन की सांद्रता होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो आपको सांद्रता कैसे दे रखी होगी, H प्लस की सांद्रता वो दे रखी होगी x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, तो आपको इस सांद्रता को यहां पे रखना है। तो सीधा मैं पीएच निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको दिमाग नहीं लगाना, y माइनस लॉग एक्स कर देना आप, ठीक है। y माइनस लॉग एक्स, ये कैसे करोगे आप इसको एक बार उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन करवाता हूं उससे आपको पता चलेगा, इसको उतार लीजिए। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं, उससे सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 0.1 m HCl की pH क्या होगी, देखो क्या दे रखी है, मोलरता, निकालना किसमें, नॉर्मलता में, याद रखना नॉर्मलता निकालनी। नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता इंटू एन गुणांक, मोलरता कितनी दे रखी है 0.1, एन गुणांक, देखो HCl कितने H देगा, एक ही देगा, एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.1, तो नॉर्मलता कितनी आ गई इसकी 0.1 आ गई, ठीक है। अब जो आई है इसको H प्लस की सांद्रता आप मानना, मैंने बोला था जो अम्ल की नॉर्मलता होती है वही उसके H प्लस आयन की नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता की फॉर्म में, मोलरता की में नहीं करोगे आप, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जिनका एन गुणांक 1 आएगा उनकी मोलरता और नॉर्मलता हमेशा बराबर आएगी, तो मोलरता जो दे रखी है तो इसको चिपका देना वहां पे, ठीक है। अब इसको कैसे रखोगे आप, देखो इसको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, मैंने पॉइंट को इधर किसका दिया तो ये 10 की पावर माइनस में चला गया। अब देखो ये आपके आ गया x इंटू 10 की पावर माइनस वाई की फॉर्म में नहीं है, आ गया ना।
तो ये सांद्रता है आपको H प्लस की सांद्रता, जो अम्ल की रहती है वही इसकी रहेगी। इसको कहाँ रखना है आपको, इसको यहाँ रखना है pH बराबर माइनस लॉग H प्लस। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो मैंने बोला है ना x गुणा 10 की पावर माइनस वाई में आ रखा, तो आप सीधा सोल्व कर लेना कैसे, y माइनस लॉग x होगा, सिंपल सी बात है। तो y माइनस लॉग x होगा तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y माइनस लॉग x, लॉग x यही होगा। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो y की वैल्यू 1, भाई माइनस वाई माइनस 1 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना। अरे भाई ये वाली टर्म इसके बराबर है तो माइनस वाई किसके बराबर, माइनस, तो y किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो y रख दोगे 1 माइनस लॉग x कितना दे रखा है, x दे रखा है आपके 1, तो लॉग 1, तो 1 माइनस लॉग 1 की वैल्यू अभी मैंने बताई है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैंने आपको लिखवाई थी ना, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो आपको ये वैल्यू वहां पे रख देनी है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो pH कितना आ जाएगा आपके, pH आ जाएगा आपके 1। बस कुछ नहीं करना, ऐसा करना है आपको, इसको इस वाली फॉर्म में ले जाना है। इस वाली फॉर्म में कैसे लेके जाओगे भैया, तो मैंने आपको खूब बार करवाया है, फिजिक्स में भी खूब पढ़ाया आपको कि इसको पॉइंट को इधर किसका हो गया, आप इधर आगे की साइड, तो आपको पावर में 1 ले जाना है -1, तो ये x इंटू 10 की पावर माइनस वाई में आ गया। तो इसको जब भी आप रखोगे तो इसको सोल्व मैंने डायरेक्ट लिख दिया, y माइनस लॉग x सोल्व कर लो आप, बस y की वैल्यू जो भी आएगी उसको सीधे प्लस में लिख देना है यहाँ पे, और माइनस लॉग x जो भी आएगा उसको आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 m H2SO4 के विलियन की pH क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट देगा वो, 3 नंबर का क्वेश्चन देगा तो न्यूमेरिकल करे आना आप। तो देखो पहले आपको नॉर्मलता निकालनी है, मोलरता इनटू n गुणांक, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये काम करना है। तो मोलरता तो दे रखी होती है 0.1, n गुणांक मैंने बोला जितने H प्लस देगा, कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें, 2 है तो 2 से गुणा कर दो, तो 0.2 इसकी क्या आ गई, नॉर्मलता आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 गुणा 10 की पावर -1 लिख सकता हूं। मैंने इसको इधर किसका है तो एक पॉइंट -1 में चला जाएगा वो, ठीक है। अब देखो ये उस फॉर्म में आ गया, x गुणा 10 की पावर -y वाली फॉर्म में आ गया। तो कुछ नहीं करना, आपको तो पता है pH क्या होगा, माइनस लॉग h प्लस, यही होता है। तो इस वाली फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, y माइनस लॉग x, ऐसे ही सोल्व करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 1 है, रख दो, माइनस लॉग, और x की जगह क्या है अब 2 है तो log 2 रख दो। और आपको तो मैंने log 2 का मान भी बताया ना, 0.3010 होता है। तो 1 माइनस log 2 का मान मैंने बताया कितना होता है, 0.30, लास्ट स्लाइड में लिखवाया मैंने। तो एक में से इसको माइनस करोगे तो 0.70 आएगा। तो इसकी pH कितनी आ गई, pH आ गई इसकी 0.7। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। pH कितनी आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी इसकी, आए बात समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप एक क्वेश्चन NaOH का भी कर लीजिए कि उससे अपन कैसे pH निकालते हैं, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है, देखो इधर एक इसका भी कर लीजिए, 0.1 NaOH, सॉरी मोलरता में लिख लेना, 0.1 m NaOH विलियन की pH क्या होगी। अब देखो NaOH दे रखा है, इसमें तो H प्लस ही नहीं है, OH माइनस है ना, क्षार है, तो pH कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको POH निकालना है, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है ना। OH माइनस की सांद्रता रखनी है आपको। अब OH माइनस की सांद्रता, वही बात मैंने मोलरता बोली, पहले नॉर्मलता पे निकल जाओ। तो ये लो नॉर्मलता कितनी देर की, 0.1, n गुणांक कितना होता है, 1 OH है तो 1 ही होगा, तो 0.1 इसकी क्या आ गई, नॉर्मलता आ गई। अब नॉर्मलता इतनी आई तो इसको 1 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, मैंने बोला अभी जस्ट। तो ये x गुणा 10 की पावर -y की फॉर्म में आ गई, आ गई, आ गई ना उसकी फॉर्म में। अब आप क्या करो, जैसे H प्लस में सांद्रता रखते थे वैसे OH माइनस में सांद्रता रखते हुए सोल्व कर लेते हैं। तो देखो POH ये क्या हो जाएगा, y माइनस लॉग
x, यही होगा। अब y की जगह क्या है 1, x की जगह क्या है 1 रख दो, तो POH बराबर क्या होगा 1 माइनस log 1, तो log 1 इसकी वैल्यू 0 होती है, तो POH कितना आ गया 1 आ गया। अभी POH आया, PH नहीं आया, मैंने एक रिलेशन बताया PH प्लस POH बराबर क्या होता है 14, तो आप POH को उधर भेज दो, POH को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा PH इक्वल टू 14 माइनस POH, और तो 14 में से आप 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 13, तो इसकी PH कितनी आ जाएगी, PH आ रही है इसकी 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में टपक सकता है ये। तो ये 1 बाय 1 मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस करवा दी है, ठीक है। PH कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाए तो इसको बार बार देखते रहना, वीडियो को अपने आप समझ में आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी यूनिट कंप्लीट हुई। अब अपन नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, वो सारी की सारी जैसे ऐसे डिस्कस किया उसको ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़नी कौन सी है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कौन सी पढ़ाऊँ, ठीक है ना। ये पढ़ लेना कंप्लीट।